हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी की जो यूजीसी नेट जून 2020 की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को बताया था कि हम लोग अपने चैनल पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स की चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके साथ स्टैटिस्टिक्स की क्लास नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स की क्लास नंबर 9। गाइस, इस वीडियो में हम आपके साथ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स के डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंगुलर सेंस, ऑप्शन नंबर 2 प्लूरल सेंस, ऑप्शन नंबर 3 सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है उसको हम लोग सिंगुलर सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है और प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब केवल और केवल न्यूमेरिकल डेटा होता है, या फिर इसको हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई भी वैल्यू जिसे हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म में डिफाइन कर सकते हैं उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और जो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है उस वो हमारा प्रोसेस होता है ऑफ कलेक्टिंग डेटा। किसी डेटा को कलेक्ट करने में हम जो प्रोसीजर अपनाते हैं या कोई प्रोसेस अपनाते हैं उससे ही हम लोग सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में, जैसा कि मैंने बताया कि किसी डेटा को कलेक्ट करने में जो हम प्रोसेस या प्रोसीजर अपनाते हैं उसे ही हम लोग सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। किसी न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना, उसको क्लासीफाई करना, उसको एनालिसिस करके उसका प्रेजेंटेशन करना ही हमारा सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है। और प्लूरल सेंस में जैसा कि मैंने बताया कि न्यूमेरिकल डेटा को ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, या फिर हम इस तरह भी बोल सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म में डिफाइन कर सकते हैं उसे ही हम लोग प्लूरल सेंस में स्टैट्स कहते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टेटेड दैट स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स विच स्पेशलाइजेस इन डेटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होरेस सेक्रेट्स, ऑप्शन नंबर 2 आर ए फिशर, ऑप्शन नंबर 3 या लुन च्यू, या फिर ऑप्शन नंबर 4 एल आर कॉर्नर। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स आर ए फिशर। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टैटिस्टिक्स कैन बी कंसीडर्ड एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एन आर्ट, ऑप्शन नंबर 2 अ साइंस, ऑप्शन नंबर 3 नाइदर एन आर्ट नॉर साइंस, ऑप्शन नंबर 4 बोथ आर्ट एंड साइंस। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग बोथ आर्ट एंड साइंस बोलते हैं। तो आइए स्टैटिस्टिक्स को पहले हम लोग एज ए आर्ट क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं ये समझते हैं, फिर एज साइंस क्यों कहते हैं ये समझते हैं, फिर ये समझते हैं कि वो आर्ट और साइंस दोनों क्यों है। ठीक है, इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स को इस साइंस इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से कलेक्ट करते हैं, इसलिए इसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस कहते हैं। और इसको आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट कहते हैं। फिर हमारे एक स्टैटिस्टिशियन आए टिपेट नाम के, जिन्होंने बोला कि स्टैटिस्टिक्स ना तो आर्ट है और ना ही साइंस है, वो स्टैटिस्टिक्स हमारा दोनों है, आर्ट और साइंस। उन्होंने हमें ये बताया कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग जो डेटा को सिस्टमैटिक ढंग से कलेक्ट करते हैं इस हिसाब से वो साइंस है, और इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए किसी पर्सन को स्किलफुल होना भी ज़रूरी है, तभी वो सिस्टमैटिक ढंग से डेटा को कलेक्ट कर पाएगा और उससे सही रिजल्ट निकाल पाएगा। तो इसलिए वो हमारा आर्ट है। तो ये ऐसा हमारे टिपेट साहब ने कहा, तो आप इसको याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स एज ए आर्ट और साइंस किस स्टैटिस्टिशियन ने कहा, ऐसा हमारे टिपेट साहब ने कहा था। तो आइए इसको और थोड़ा जान लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गैदरिंग, एनालिसिस एंड मेकिंग इन्फ्रेंस फ्रॉम न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन डेटा ऑब्टेन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है गाइस, और स्टैटिस्टिक्स के दो मेन ब्रांच होते हैं, एक हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक हमारा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं
उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। इन चीज़ों को केवल और केवल डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। और जो एनालिसिस के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करके जो हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, उसके लिए हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स होती है जिसमें हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स होती है जिसमें हम कलेक्ट किए हुए डेटा से कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा आर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पब्लिश्ड सोर्स, ऑप्शन नंबर 2 अनपब्लिश्ड सोर्स, ऑप्शन नंबर 3 नाइदर पब्लिश्ड नॉर अनपब्लिश्ड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्स। तो आइए, हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स प्राइमरी डेटा होता है, एक हमारा सेकेंडरी डेटा होता है। तो आइए उसको जान लेते हैं क्या होता है। एक हमारा होता है प्राइमरी सोर्स, एक हमारा होता है सेकेंडरी डेटा सोर्स। प्राइमरी डेटा सोर्स क्या होते हैं? ये वो संपंक होते हैं या फिर ये वो डेटा होते हैं जिन्हें रिसर्चर करने वाला अपने प्रयोग में पहली बार इकट्ठा करता है। ठीक है गाइस। और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होते हैं, ठीक है, जिनका कलेक्शन पहले से किसी अन्य व्यक्ति ने या किसी संस्था ने पहले कर चुका है और रिसर्चर उनको ही अपने प्रयोग में लाता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 10 साल में सेंसस का डेटा कलेक्ट करती है जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। तो जो सेंसस का डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो हमारा ये प्राइमरी सोर्स है क्योंकि ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार कलेक्ट किया है। बट जो सेंसस का डेटा है, अगर इसको कोई और रिसर्चर अपने रिसर्च में यूज़ करता है तो इस रिसर्चर के लिए जो सेंसस का डेटा है वो हमारा सेकेंडरी सोर्स होगा, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स था वो तो गवर्नमेंट के लिए था क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे पहली बार कलेक्ट किया था। बट जो रिसर्चर है अपनी स्टडी में जो सेंसस का डेटा यूज़ कर रहा है, ये पहली बार कलेक्ट ना होके दूसरी बार कलेक्ट किया जा रहा है जो कि रिसर्चर के द्वारा था। तो आई होप गाइस कि आपको प्राइमरी डेटा सोर्स क्या होते हैं और सेकेंडरी डेटा सोर्स क्या होते हैं समझ में आया होगा। सेकेंडरी डेटा हमारा गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स होता है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होता है, ट्रेड पब्लिकेशंस होते हैं, पब्लिक कंपनी वेबसाइट्स होती हैं और मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं। और जो हमारा प्राइमरी डेटा सोर्स होते हैं वो हमारे इन डेप्थ इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट किया जा सकता है, सर्वे के थ्रू कलेक्ट किया जा सकता है, फोकस ग्रुप के थ्रू कलेक्ट किया जा सकता है, या फिर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के थ्रू कलेक्ट किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेदर क्लासिफिकेशन इज डन फर्स्ट और टेबुलेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन फॉलोज टेबुलेशन, ऑप्शन नंबर 2 क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स टेबुलेशन, ऑप्शन नंबर 3 बोथ आर डन साइमल्टेनियसली, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नो क्राइटेरियन। आई होप गाइस कि आप सभी ने इसका जो करेक्ट आंसर है सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स टेबुलेशन। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं फिर उसके बाद उसको टेबुलेट करते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ सीरीज शोइंग द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू इंडिविजुअली विद देयर फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको समझते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको समझते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं इसको जानने की कोशिश करते हैं। जो गाइस हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जर्वेशन अकर इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई डेटा कितनी बार एक ऑब्जर्वेशन में अकर करता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है 1 1 2 2 3, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे x, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। 1 की फ्रीक्वेंसी हमारी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी हमारी 2 है और 3 की फ्रीक्वेंसी हमारी 1 है। तो इसको ही हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल शोइंग फ्रीक्वेंसी विथ विच ईच वेरिएबल अकर। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a series showing the set of all values in case of their corresponding frequencies is known as। ऑप्शन नंबर फर्स्ट grouped frequency distribution, ऑप्शन नंबर 2 simple frequency distribution, ऑप्शन नंबर 3 cumulative frequency distribution, या फिर ऑप्शन नंबर 4 none of the above।
आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक हमारा होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और जो हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो पहले हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है, एक हमारे पास आया है 4 बार, 2 हमारे पास आया 6 बार, और 3 हमारे पास आया मान लीजिए 7 बार। तो ये इसे हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी, और इस जो पूरा प्रोसीजर है इसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल दिए रहते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज दी रहती हैं। बट जो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें इंडिविजुअल सीरीज की फ्रीक्वेंसी दी रहती है। तो आइए हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्लास इंटरवल 0 से 10 जिसकी फ्रीक्वेंसी दी है हमारे पास 10, और 10 दूसरे क्लास इंटरवल 10 से 20 है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20, और तीसरा क्लास इंटरवल 20 से 30 जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 30। तो इसे हम लोग कहेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंतर्गत किसी क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी दी रहती है उसे हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ग्रुप्ड डेटा द नंबर ऑफ क्लासेस प्रीफर्ड आर मिनिमम पॉसिबल, एडिक्वेट, मैक्सिमम पॉसिबल, या फिर एनी आर्बिट्ररी नंबर। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स एडिक्वेट। जो हमारा ग्रुप्ड डेटा होता है उसमें जो क्लासेस हम प्रीफर करते हैं वो हमारे एडिक्वेट होना चाहिए। ना जो डेटा हमारा है वो ना तो बहुत छोटा ही होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, वो हमारा एडिक्वेट होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लास इंटरवल इज मेजर्ड एज ऑप्शन नंबर फर्स्ट द सम ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट, ऑप्शन नंबर 2 हाफ द सम ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट, ऑप्शन नंबर 3 हाफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट्स, या फिर ऑप्शन नंबर 4 द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। ठीक है गाइस, जो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है उसे ही हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a grouped frequency distribution with uncertain first or last classes is known as option number first exclusive class distribution, option number 2 inclusive class distribution, option number 3 open end distribution, या फिर option number 4 discrete frequency distribution। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए हमारे पास 3 तरह के क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक हमारा होता है एक्सक्लूसिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, एक हमारा होता है इंक्लूसिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, एक हमारा होता है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए इसको समझ लेते हैं क्या होता है। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिसमें क्लास इंटरवल की पहली वैल्यू और जहाँ क्लास इंटरवल हमारा ख़त्म हो रहा है उसकी एंड की वैल्यू हमें नहीं दी रहती है। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब ये है कि अ क्लास लिमिट इज मिसिंग आइदर एट द लोअर एंड ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल और at the upper limit of the last interval और both are not specified। ठीक है, तो जब पहले क्लास इंटरवल की पहली लिमिट और आखिरी क्लास इंटरवल की आखिरी लिमिट ना दी हुई हो तो उसे हम लोग ओपन एंड क्लासेस कहते हैं। और जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है हमारी, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जो हमारा पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती है वो उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड ना होकर यहाँ हमारे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाती है। ठीक है, और जो हमारा इंक्लूसिव सीरीज़ होता है, इंक्लूसिव सीरीज़ में जो हमारा पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती है वो पहले क्लास इंटरवल की ही अपर लिमिट रहती है, ना कि दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें पहले क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वो दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाती है। बट इंक्लूसिव सीरीज़ में ऐसा नहीं होता है। इंक्लूसिव सीरीज़ में पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट ही रहती है, ना कि वो दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाए। तो आई होप गाइस कि आप सभी को ओपन एंड क्लासेस
एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज समझ में आई होगी। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ वेरिएबल इज ऑलवेज इन परसेंटेज, इन फ्रैक्शन, एन इंटीजर, या नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एन इंटीजर। फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ट्राइलिनियर चार्ट इज यूज टू पोर्ट्राई साइमल्टेनियसली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 वेरिएबल, ऑप्शन नंबर 2 3 वेरिएबल, ऑप्शन नंबर 3 4 वेरिएबल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 3 वेरिएबल्स। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बार इन अ हिस्टोग्राम टचेस ईच अदर। ऑप्शन नंबर 2, द बार इन अ कॉलम चार्ट टचेस ईच अदर। ऑप्शन नंबर 3, देयर आर बार डायग्राम्स विच आर नोन एज ब्रोकन बार डायग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर 4, मल्टीपल बार डायग्राम ऑल्सो एग्जिस्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बार इन अ कॉलम चार्ट टचेस ईच अदर। ठीक है, जो बार डायग्राम हमारा होता है वो एक दूसरे को टच नहीं करता है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं, बार डायग्राम के बारे में जान लेते हैं और हिस्टोग्राम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिस्टोग्राम के अंदर किसी भी तरह का कोई दो क्लासेस के बीच में गैप नहीं होता है और दो क्लासेस आपस में सटी हुई होती हैं। बट बार ग्राफ के अंदर दो क्लासेस के बीच इक्वल डिस्टेंस होता है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शू साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया इज नंबर 8, विच मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू डज इट रिप्रेजेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीन, ऑप्शन नंबर सेकंड क्वार्टाइल, ऑप्शन नंबर थर्ड 8 डेसाइल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मोड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन मोड। क्योंकि यहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द पीपल वर्ड आ रहा है। ठीक है, और जो मोड का मतलब होता है मोस्ट अकरिंग आइटम इन द सीरीज इज कॉल्ड मोड। और जो हमारा फैशन में कोई चीज़ चल रही होती है तो उसके लिए हम लोग मोड का यूज़ करते हैं। और इंडिया में हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल का जो शू का साइज़ है वो हमारा 8 नंबर है। तो यहाँ पे मोस्ट आ गया, तो इसलिए हम लोग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स मोड। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लासेस ऑफ अनइक्वल विड्थ, द हाइट ऑफ बार ऑफ अ हिस्टोग्राम आर प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर 2 क्लास इंटरवल, ऑप्शन नंबर 3 फ्रीक्वेंसीज इन परसेंटेज, या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ईयर वाइज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड माइज फॉर द लास्ट 10 ईयर कैन बी डिस्प्लेड एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंपल कॉलम चार्ट, ऑप्शन नंबर 2 सब डिवाइडेड कॉलम चार्ट, ऑप्शन नंबर 3 ब्रोकन बार डायग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मल्टीपल कॉलम चार्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 मल्टीपल कॉलम चार्ट। ठीक है गाइस, जो हमारा ईयर वाइज जब हम प्रोडक्शन को दिखाते हैं वीट के, राइस के और माइज के, तो उसे हम लोग मल्टीपल कॉलम चार्ट के थ्रू ही दिखाते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पिक्टोग्राम आर वेरी एक्यूरेट, लीस्ट एक्यूरेट, मोस्ट यूज्ड, साइंटिफिकली करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा लीस्ट एक्यूरेट। ठीक है, जो हमारा पिक्टोग्राम होता है वो हमारा लीस्ट एक्यूरेट होता है। पिक्टोग्राम हमारा जब हम पिक्चर के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हम लोग पिक्टोग्राम का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा लीस्ट एक्यूरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज इन एन इंडिविजुअल सीरीज, प्रेफरेंसेस फॉर पोर्ट्राइंग द डेटा गोज टू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बार डायग्राम, ऑप्शन नंबर 2 कॉलम चार्ट, ऑप्शन नंबर 3 लाइन चार्ट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्कैटर डायग्राम। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा लाइन चार्ट। ठीक है, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं इंडिविजुअल सीरीज में तो उसके लिए हम लोग लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइन चार्ट का ग्राफ दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पाई चार्ट रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ अ फैक्टर बाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट परसेंटेज, ऑप्शन नंबर 2 सेक्टर्स, ऑप्शन नंबर 3 एंगल्स, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सर्कल्स।
आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन सेक्टर्स। जो हमारा पाई चार्ट होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग सेक्टर्स में दिखाते हैं। ये हमारा पाई डायग्राम है। इसका जो होल एरिया होता है वो हमारा 360 होता है। इसको आप एक बार इसको याद रखिएगा। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो में किसी तरह की आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।